नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं, अभी तक हमने पढ़ा है भाग 4। क्या पढ़ा है? भाग 4 पढ़ लिया। भाग 4 का क्या पढ़ लिया, जिसमें हमने मौलिक कर्तव्यों के बारे में बातचीत की थी या चर्चा की थी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है भाग 5। ठीक है, इसमें क्या है? संघ, यूनियन। ये हो गया आपका भाग 5। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि भाग 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो आर्टिकल की बात आती है, अनुच्छेद की बात आती है कि ये भाग जो है इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, कहां से लेकर कहां तक अनुच्छेद हैं। तो इसमें बात करें, आर्टिकल आपके हैं 52 से 151 तक। कहने का मतलब 100 आर्टिकल है, 100 अनुच्छेद है। सबसे बड़ा भाग है इस विधान का। कौन सा? भाग 5। इसके अंतर्गत, भाग 5 के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, आपकी संसद हो गई। इसके बाद प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका। क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और एक आपका हो गया कैग। ठीक है, यहां पर ध्यान रखने लायक बात यही है कि जो भाग 5 है उसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल है 52 से 151 तक। कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 52 से 151 तक, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या क्या आते हैं देखिए, इसमें आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट और कैग। इस वीडियो में हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो आपका राष्ट्रपति है। किसके बारे में? राष्ट्रपति। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी पॉइंट बनते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, एक अच्छा टॉपिक है। पॉइंट बनते हैं वो सभी पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसको ध्यान से देखना। इसका जो प्रत्येक पॉइंट है वो आपको ध्यान होना चाहिए। राष्ट्रपति की चाहे शक्तियां हो जाओ, चाहे नियुक्ति संबंधी शक्ति हो, या फिर उनका कार्यकाल हो, योग्यता हो, ठीक है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या आवश्यक है, शर्तें कौन सी हैं, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राष्ट्रपति की। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राष्ट्रपति के। वो आर्टिकल, उन अनुच्छेदों की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है अनुच्छेद 52। कौन सा आता है? आर्टिकल 52। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो अनुच्छेद 52 है वो क्या कहता है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। तो लिखिए यहां पर, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। ये किस में लिखा गया है? देखिए, प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की जो है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 52 में है। किस में है? अनुच्छेद 52 में। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 देखिए, इसमें क्या है कि जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और दूसरा इसमें पॉइंट है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? राष्ट्रपति। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। देखिए, यहां पर ध्यान रखने लायक यही बात है कि जो राष्ट्रपति है ये क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। लेकिन जो वास्तविक होता है, वास्तविक प्रधान जो होता है कार्यपालिका का, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रधान है, वो कौन होता है?
राष्ट्रपति होता है। कार्य सारे राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, लेकिन पीछे से कहता कौन है? प्रधानमंत्री। इशारा कहां से मिलता है? प्रधानमंत्री से, लेकिन कार्य किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, पहला तो यह पॉइंट होगा यहां पर कि कार्यपालिका शक्ति जो है वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। दूसरा यहां पर पॉइंट देखिए, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, सर्वोच्च कमांडर होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। यहां पर नोट करने लायक यह बात है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, देखिए संवैधानिक प्रमुख की बात करें, संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो वो आपका राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रमुख की बात करें या वास्तविक प्रधान की बात करें, वास्तविक प्रधान कौन होगा कार्यपालिका का? वो होगा आपका पीएम। कहने का मतलब प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो ये याद रख लेना। यहां पर दो आर्टिकल देखिए, फिर से देखिए। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा राष्ट्रपति, और कार्यपालिका शक्ति जो है वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। यहां पर बात की कि कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होगा वो कौन होगा? आपका राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और वास्तविक प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये क्या आपका? आर्टिकल 53। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 54 की यहां पर हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 54 की, अनुच्छेद 54 की। इसमें क्या लिखा गया है? तो आर्टिकल 54 में है निर्वाचन मंडल या निर्वाचक मंडल बोल सकते हैं, निर्वाचक मंडल। अब इसके साथ साथ ही जो पॉइंट है निर्वाचक मंडल से संबंधित वो हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं। आर्टिकल 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भाग कौन कौन लेता है? जो निर्वाचक मंडल है वो क्या है? आर्टिकल 54 में। यहां पर हम बात करें कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? हम तो लेते नहीं है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए निर्वाचक मंडल की हम बात करें तो निर्वाचक मंडल में सबसे पहले बात आती है संसद के दोनों सदनों के, संसद के जो दो सदन है राज्यसभा लोकसभा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। दूसरा, राज्य की विधानसभाओं के, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तीसरा है जो कि 17वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था कि दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली व और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये बाद में ऐड किया गया था किसके द्वारा? जो 17वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा ये ऐड किया गया था। ये ध्यान रखना, 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 में ये ऐड
किया गया था। कौन सा? 70वां संविधान संशोधन 1992। तो ध्यान रखें, आर्टिकल 54 की हम बात कर रहे हैं, निर्वाचक मंडल। इसमें जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उस राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा पॉइंट है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा पॉइंट है दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये बाद में ऐड किया गया था किसके द्वारा? 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये आपका जोड़ा गया था। आई बात समझ में यहां पर कि निर्वाचक मंडल जो है कौन से आर्टिकल में है? ये आपका है आर्टिकल 54। कौन सा है? आर्टिकल 54। आ गई बात समझ में? तो नोट कीजिए इसको। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 55। ये याद करने का तरीका बताऊं, 54 क्या होगा? निर्वाचक मंडल है, तो 55 होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से चुनाव होता है। 55 में क्या होगा? किस तरीके से चुनाव होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त मतदान के द्वारा। इसको नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 55, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55, इसमें क्या लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है? राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली बोल सकते हैं, चुनाव प्रणाली बोल सकते हैं, चुनाव का तरीका बोल सकते हैं। यह होता है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। यह अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तीसरा अप्रत्यक्ष रूप से हो गया, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। तीसरा होता है गुप्त मतदान के द्वारा। किसी को यह पता नहीं चलता कि जो वोट दिया गया वो किसको दिया गया, दूसरे को यह पता नहीं चलता है कि इसने वोट किसको दिया है। तो गुप्त मतदान के द्वारा यह चुनाव होता है। किसका? राष्ट्रपति का। किस प्रणाली के तहत होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से और गुप्त मतदान के द्वारा। इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये बाद में ऐड किया गया था 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। आई बात समझ में? यहां पर आर्टिकल 55 क्लियर हो गया होगा आपका। इसमें जो है वो वोट नहीं गिनते हैं, वोट की कीमत गिनी जाती है। क्या गिनी जाती है? वोट की कीमत। तो देखिए यहां पर इसी के साथ पॉइंट लिख लीजिए। एक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कहने का मतलब विधानसभा का जो सदस्य है, एक एमएलए के वोट की कीमत, ये कीमत निकाली जाती है यहां पर, न कि वोट गिने जाते हैं। तो कीमत किस प्रकार से निकलेगी? देखिए, राज्य की जनसंख्या। अब जनसंख्या के बारे में बात करें तो ये 1971 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या होगी, राज्य की जनसंख्या। इसके बाद राज्य के निर्वाचित सदस्य, राज्य के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद आता है आपका भाग 1000। ये ध्यान रखना, एक वोट की कीमत, एमएलए के एक वोट की जो कीमत है वो होगी राज्य की जनसंख्या, भाग में राज्य के जो निर्वाचित सदस्य हैं, और भाग में क्या होगा? 1000। ठीक है, ये हो गया। अब बात करें एक एमपी के वोट की कीमत, एक सांसद के वोट की कीमत, एक एमपी के वोट की कीमत। ठीक है, यहां से हमने निकाला क्या? एमएलए के वोट की कीमत। तो लिखिए सभी एमएलए के वोट की कीमत, सभी जितने भी एमएलए हैं, सभी एमएलए के वोट की कीमत। भाग में क्या आएगा?
संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। आ गई बात समझ में? यहां पर आपको ध्यान रखना है सिर्फ यही कि एक एमएलए के एक वोट की जो कीमत है किस प्रकार से निकाली जाती है। राज्य की जो कुल जनसंख्या है 1971 की जनगणना के आधार पर उसमें भाग दिया जाता है राज्य के निर्वाचित सदस्य और भाग में 1000। ठीक है, एक एमएलए के वोट की कीमत आ जाएगी। इसके बाद एक एमपी के वोट की कीमत कि सभी एमएलए के वोट की कीमत, सभी एमएलए के वोट की कीमत, और साथ में क्या होगा, भाग में क्या होगा, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। आ गई बात समझ में? इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56। अब अनुच्छेद 56 में क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब ये कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। कितना होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ठीक है, ये आर्टिकल में लिखा गया कि इसमें अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात की गई। आई बात समझ में? इसके साथ ही इससे रिलेटेड पॉइंट देखिए, यहीं पर लिख लीजिए ताकि समझने में आसानी हो कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति यदि नहीं है, या तो मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देता है या किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है, तो कार्यवाहक के रूप में कौन राष्ट्रपति का कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। किसके रूप में, कार्यवाहक के रूप में। यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो आपका होगा मुख्य न्यायाधीश। कौन होगा, सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश। ये राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक के, राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में काम करेगा। तो ध्यान रखना कि राष्ट्रपति यदि उपलब्ध नहीं है और राष्ट्रपति जो है उसकी जगह कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो आपके पास तीसरा ऑप्शन है, कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश। आई बात समझ में? ये हो गया आर्टिकल 56। कौन सा हो गया, आर्टिकल 56। यहां पर देखिए, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो सबसे पहले बात यह आती है कि चुनाव कितने समय में होने चाहिए। तो संविधान में ऐसा लिखा गया है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराने अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर चुनाव अनिवार्य है, अनिवार्य। 6 महीने के अंदर क्या है, चुनाव अनिवार्य है, या मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की या फिर इस्तीफा दे दे। ठीक है, इस्तीफा दे दे, त्याग पत्र दे दे, तो 6 महीने के अंदर चुनाव अनिवार्य है। अब यहां पर बात आई कि त्याग पत्र की, तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है, त्याग पत्र ये देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र मिलते ही ये सबसे पहले जो सूचना देगा, किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को। फिलहाल कौन है, ओम बिरला जी है। ठीक है, उपराष्ट्रपति सूचना देगा सबसे पहले, किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष को जाकर कहेगा कि सर ये तो हो गया, राष्ट्रपति ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले सूचना किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो उपराष्ट्रपति को देता है, किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। कितने आपके आर्टिकल हो गए, 56 हो गए। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 57, अनुच्छेद 57 देखिए आप, अनुच्छेद 57 इसमें क्या है, देखिए राष्ट्रपति, इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। हमारे यहां पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि राष्ट्रपति चुनाव कितनी बार लड़े, कितनी भी बार वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका में है कि सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। तो यहां पर लिखिए 57 में है कि राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। ठीक है,
यहां पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप एक बार लड़ सकते हो, 2 बार लड़ सकते हो, 3 बार लड़ सकते हो। आप चाहे जितनी भी बार हो, कितनी भी बार हो, आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में क्या है? योग्यता। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति के बनने के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए? वो सभी योग्यताएं किसमें दी गई है? आर्टिकल 58 में। तो देखिए, सबसे पहले आता है वह भारत का नागरिक हो। आम सी बात से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा आता है उसकी उम्र 35 वर्ष की आयु हो, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो या 35 वर्ष की आयु। ठीक है। तीसरा है लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो। लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो। लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो। यह क्या हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा है लाभ के पद पर कार्यरत न हो। लाभ के पद पर कार्यरत या लाभ के पद पर न हो। ठीक है। ये योग्यताएं हैं। कौन कौन सी हैं फिर से देख लेना कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो और लाभ के पद पर कार्यरत न हो। ये क्या होगा? योग्यताएं किसकी? राष्ट्रपति की। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 58 में। यहां पर एक बात ध्यान रखने लायक है कि लाभ का पद, लाभ का पद तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, नोट कर लीजिए इसको कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मंत्री, ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। ये जो पद है, ये पद किसके अंतर्गत नहीं आते? ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है। ये क्या नहीं आते? लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। हमने यहां पर किसके बारे में बात की? आर्टिकल 58 के बारे में, जिसमें दी गई है योग्यताएं। क्या दी गई है? योग्यताएं कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो और लाभ के पद पर कार्यरत न हो। लाभ के पद की बात करें कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल और मंत्री का जो पद है वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता। ये हो गया आपका 58। इसके बाद आपका आता है 59। अनुच्छेद 59, आर्टिकल 59। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? कंडीशन, शर्तें। राष्ट्रपति का चुनाव जो लड़ रहा है उसके लिए शर्तें निर्धारित की गई है। अब वो शर्तें कौन कौन सी हैं? एक तो है आपका लाभ का पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। दूसरा है दिवालिया न हो। तो ये जो कंडीशन है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, जो शर्तें हैं, वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 59 में। इसके बाद बात आती है आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60। इसमें है राष्ट्रपति से संबंधित जो शपथ लेता है राष्ट्रपति, वो शपथ, ओथ है इसमें। और कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कहने का मतलब सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। संविधान की रक्षा और लोक कल्याण, संविधान की रक्षा और लोक कल्याण की, लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है राष्ट्रपति? संविधान की रक्षा की और लोगों के कल्याण की। ये पद और गोपनीयता की शपथ नहीं लेता। ये शपथ लेता है संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा तथा लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। ये पद और गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है राष्ट्रपति। ये 60 हो गया आपका अनुच्छेद। इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 61।
अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग किस आधार पर? अनुच्छेद 61 के आधार पर। अब ये महाभियोग लगाने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन से सदस्य होने चाहिए, वो सब यहां पर देखिए। सबसे पहले तो जो महाभियोग है वो किसी भी सदन में, महाभियोग का जो प्रस्ताव वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, कोई भी सदन हो उसमें लाया जा सकता है। सबसे पहले महाभियोग का जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव पर जिस सदन में वो लागू हो रहा है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। 1/4 सदस्यों के क्या हो? हस्ताक्षर हो। पहला पॉइंट तो ये है कि जो प्रस्ताव पेश किया जा रहा है उस प्रस्ताव पर जिस सदन में पेश किया जा रहा है उस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। प्रस्ताव से 14 दिन पूर्व है, 14 दिन पूर्व है, यह सूचना जो है वो राष्ट्रपति को देनी होती है। किसको देनी होती है? राष्ट्रपति को, कि हम आपके खिलाफ महाभियोग का कार्य कर रहे हैं, आप सचेत हो जाइए। 14 दिन पूर्व यह सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। तीसरा पॉइंट है, जब यह प्रस्ताव पेश किया जाता है, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो गए, सदन में प्रस्ताव पेश हो गया, जिस सदन में यह प्रस्ताव पेश हुआ उसी सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत। यदि 2/3 बहुमत देखिए, अब कितना कुल सदस्यों की हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट, उसमें जो उपस्थित सदस्य हैं उनकी नहीं बात कर रहे हैं, उस सदन के कुल 2/3 सदस्यों के बहुमत की बात कर रहे हैं। यदि ये बहुमत है तभी महाभियोग की प्रक्रिया या महाभियोग लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 2/3 बहुमत सबसे बड़ा बहुमत हमारे संविधान का। 2/3 बहुमत कम थोड़ी है, ठीक है। तभी तो आज तक कोई महाभियोग हुआ नहीं किसी राष्ट्रपति के खिलाफ। प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन लागू नहीं हुआ, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया। तो यह था आपका आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया। प्रस्ताव पेश किया जाएगा जिस सदन में, किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, तो प्रस्ताव के लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है। प्रस्ताव से पहले 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को, और उस प्रस्ताव को जब पेश किया जाता है उसके बाद उसको लागू करने के लिए 2/3 सदस्य बहुमत चाहिए। आ गई बात समझ में? यहां पर हमने पढ़ा आर्टिकल 61 तक, 52 से हमने शुरुआत की थी। फिर से देख लीजिए अब इनको, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपका हो गया भाग 5 संघ सरकारें हो गई, जिसमें आर्टिकल 52 से 151 तक है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, आपका कैग है और सुप्रीम कोर्ट और है, ठीक है। इसके बाद यहां पर हमने बात की आर्टिकल 52 के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के बारे में बात की, तो आर्टिकल 52 में हमें मिला कि राष्ट्रपति जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा गया है? आर्टिकल 52 में। 53 में निर्वाचक मंडल के बारे में 53 में क्या है कि कार्यपालिका शक्ति जो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का, और वास्तविक प्रमुख की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है। 54 क्या है? आपका निर्वाचक मंडल है, ठीक है। किस प्रकार से चुनाव होता है, चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके बाद राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, जो कि बाद में ऐड किया गया था 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। यह था आपका आर्टिकल 54। 55 क्या है? प्रणाली। किस प्रणाली के द्वारा चुनाव होता है? एकल संक्रमण या मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। यहां पर वोट की कीमत जो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया सीधा सीधा कि एक एमएलए की वोट की कीमत क्या होगी। इस प्रकार से आपको एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा। राज्य की जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर, और राज्य के निर्वाचित सदस्य भाग में 1000। इसके साथ ही बात करें एक एमपी, एक सांसद के वोट की कीमत क्या होती है, तो सभी एमएलए के वोट की कीमत भाग में क्या होगा? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इसके बाद अगला आर्टिकल देखिए, अगला हमारा आर्टिकल कौन सा है?
आर्टिकल 56 कार्यकाल 5 वर्ष कार्यकाल होगा। यदि राष्ट्रपति पद पर नहीं है, इस्तीफा दे दिया, मृत्यु हो गई, किसी अन्य कारणवश नहीं है, तो उसकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश करेगा, और राष्ट्रपति नहीं है तो उसका जो चुनाव वो 6 महीने के अंदर अनिवार्य है। ठीक है। त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति ये सबसे पहले सूचना किसको बताता है? लोकसभा अध्यक्ष को। क्या हो गया? आर्टिकल 56। इसके बाद आपका 57 आता है, योग्यता 57 आता है आपका। क्या आता है? 57। कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? कोई पाबंदी नहीं है। 58 आपका योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो, लाभ के पद पर कार्यरत न हो। यह क्या होगा आपका? आर्टिकल 58। इसके बाद देखिए लाभ का पद क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, राज्यपाल होता है तथा जो मंत्री होते हैं, उनका जो पद है वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता है। यह बात जरूर ध्यान रख लेना कि जो लाभ का पद है उस लाभ के पद के अंतर्गत राष्ट्रपति, आपका उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री ये पद नहीं आते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला अनुच्छेद देखिए, आपका अगला आर्टिकल आता है आर्टिकल 59। कंडीशन क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए शर्तें क्या हैं? वो आपका 59 है। 60 में बात करें तो राष्ट्रपति की शपथ है, जो पद और गोपनीयता की शपथ नहीं लेता है, संविधान की रक्षा की और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। क्या लेता है? संविधान की रक्षा की और लोगों के कल्याण की शपथ लेता है। 61 के बारे में मैंने बताया। 61 में क्या था? महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। एक पॉइंट यहां पर और नोट कर लेना कि महाभियोग लगाने का आधार क्या होता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस आधार पर? यह लगाया जाता है संविधान के अतिक्रमण के ऊपर, कि संविधान का अतिक्रमण हुआ है या संविधान का उल्लंघन हुआ है, उस आधार पर हम क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं। राष्ट्रपति ने क्या किया है? संविधान का अतिक्रमण किया है, संविधान का उल्लंघन किया है। तो आधार यदि आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का आधार है वो क्या होगा? संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन। ठीक है, आई बात समझ में? इसके बाद देखिए आगे हम बात करें, यहां पर बात आती है राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या आती है? राष्ट्रपति की शक्तियां। तो पॉइंट लगाइए, राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों में सबसे पहले आपकी आती है नियुक्ति संबंधी शक्ति। क्या आती है? नियुक्ति संबंधी शक्तियां। नियुक्ति संबंधी शक्तियां। ठीक है। नियुक्ति संबंधी शक्तियों के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति संबंधी शक्तियों में सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री का नाम। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की। आर्टिकल 75(1) के तहत अनुच्छेद भी आपको याद रखने हैं कि जो अनुच्छेद 75(1) है उसके तहत राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। उसके बाद दूसरा आपका आता है कैग की नियुक्ति करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 148 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 148 के तहत। तीसरा पॉइंट देखिए यहां पर, तीसरा आपका आता है राज्यपाल। राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 155 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 155 के तहत। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके आधार पर? आर्टिकल 338 के आधार पर। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जनजाति आयोग यदि आपसे आर्टिकल पूछे तो ये होगा 338A। कौन सा होगा? 338A।
ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल पूछे तो 338 बी, क्या होगा? 338 बी। इसके बाद आपका आता है वित्त आयोग। क्या आता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है अध्यक्ष की आर्टिकल 280 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 280 के अंतर्गत। अगला है यूपीएससी। यूपीएससी जो है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है आर्टिकल 315 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 315 के तहत राष्ट्रपति करता है आई। इसके बाद आपका आता है चुनाव आयोग। कौन सा आयोग? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है वो की जाती है अनुच्छेद 324 के तहत। किसके तहत? 324 के तहत। इसके बाद आपका आता है महान्यायवादी। महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 76 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 76 के तहत। ये कुछ नियुक्तियां थी जिनके बारे में हमने बात की कि राष्ट्रपति इन सब की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, उसमें पहली शक्ति हमारी कि राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति संबंधी शक्तियां प्राप्त है। किसको? राष्ट्रपति को। इसमें प्रधानमंत्री आता है। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद यदि आपसे पूछे तो आर्टिकल 75A, क्या होगा? अनुच्छेद 75A के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किसकी? प्रधानमंत्री की। दूसरा है कैग, कंट्रोलर जो ऑडिटर जनरल है उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल पूछे तो अनुच्छेद 148 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है। तीसरा आपका राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद पूछे तो 155। अनुच्छेद पूछे तो कितना होगा? 155। इसके बाद अगला आता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। इसके साथ ही जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आधार पर? आर्टिकल 338A के आधार पर। अभी जो बना था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है 338B के आधार पर। इसके बाद आपका आता है वित्त आयोग। वित्त आयोग की जो नियुक्ति है उसके सदस्य और अध्यक्ष उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस आधार पर? अनुच्छेद पूछे अनुच्छेद 280 के आधार पर। इसके बाद यूपीएससी हो गया आपका 315 आर्टिकल, चुनाव आयोग 324 और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत। ये तो थी राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियां। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका सबसे पहले आता है दूसरा पॉइंट कि राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद का सत्रावसान, सत्राहूत और लोकसभा को भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? संसद का सत्रावसान, सत्राहूत तथा लोकसभा को भंग करने की, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 85 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है, संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, उस सत्र को सत्रावसान कर सकता है। ठीक है, हो गई दूसरी शक्ति। तीसरी शक्ति की बात करें तो ये संसद के संयुक्त सत्र बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है दोनों सदनों की। किसी भी बिल पर किसी भी सदन की नाराजगी है तो उन दोनों को एक जगह बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 108 के तहत। लेकिन उन जो संयुक्त सत्र है, उस संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। उस संयुक्त जो सत्र है उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष ने कि राष्ट्रपति। हाँ, संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो बुलाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? अनुच्छेद
108 के तहत राष्ट्रपति के पास है, लेकिन अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, ये हो गई आपकी तीसरी शक्ति। इसके बाद आती है आपकी चौथी शक्ति, धन विधेयक को अनुमति। धन विधेयक को अनुमति आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 109। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो आपकी अनुच्छेद 110 में, ये जरूर ध्यान रख लेना। धन विधेयक की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में है, और धन विधेयक पेश कर लोकसभा में पेश किया जाता है, और पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। और वो पूर्व अनुमति जो है वो किस में है? अनुच्छेद 109 में। लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया जाता है, और धन विधेयक पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है 5 नंबर की शक्ति, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देता है। किस पर अनुमति देता है? विधेयक पर अनुमति। आर्टिकल पूछे तो 111, अनुच्छेद 111। ठीक है, कोई भी विधेयक पास करवाया जा रहा है, वो राज्यसभा से पास होता है, फिर वो लोकसभा में जाता है। किस में जाता है? लोकसभा में। फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति पर यहां 4 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। उस विधेयक पर वो या तो उस पर क्या कर सकता है? साइन कर सकता है। कहने का मतलब हां भर सकता है कि हाँ ये विधेयक पारित हो गया, मैं साइन कर देता हूं, यह अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, देखिए, पारित कर सकता है, उस पर कहने का मतलब उस पर साइन कर सकता है, मना भी कर सकता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि इसमें ये कुछ खामियां हैं तो इस खामियों को दूर कीजिए, पुनर्विचार कीजिए इस पर। और एक चौथा आपका पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। किसका प्रयोग कर सकता है? पॉकेट वीटो का प्रयोग। ये क्या होता है? अपनी कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात है कि अपनी जेब में रख लेता है, ये भी नहीं बताता है कि मैं इसको साइन करूंगा या नहीं करूंगा। साइन नहीं करूंगा तो कारण क्या है? यहां पर वो मना करता है तो कारण बताता है। क्या बताता है? यहां पर यदि वो मना करता है कि मैं साइन नहीं करूंगा तो राष्ट्रपति रीजन बताता है कि इस रीजन के आधार पर मैंने साइन नहीं किए। पॉकेट वीटो का जब वो प्रयोग करता है तो वो उस पर कोई भी रीजन नहीं बताता कि मैंने इस वजह से इसको रोका है और मैं इस वजह से इस पर साइन नहीं कर रहा हूं। कहने का मतलब वो इसको भूल जाता है रख के, पॉकेट वीटो जेब में रख के भूल जाता है कि नहीं कोई विधेयक आया भी था या नहीं आया। तो विधेयक पर अनुमति आर्टिकल किसके तहत? अनुच्छेद 111 के तहत पारित कर सकता है। कहने का मतलब साइन कर सकता है, साइन कर सकता है, मना कर सकता है। क्या कर सकता है? साइन भी कर सकता है और मना भी कर सकता है। यह अधिकार है उसके पास, साइन कर सकता है, मना कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। यह होगा यहां पर। इसके बाद आपका आता है, देखिए अगली शक्ति की बात करें तो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जो आर्टिकल 123 में है। किस में है? आर्टिकल 123 में। आई बात समझ में? कब जारी करेगा? जब संसद 70 में न हो, संसद 70 में न हो और जरूरी हो कोई कानून बनाना तो इसलिए यह अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन वो क्या बनेगा? अस्थायी कानून बनेगा। क्या बनेगा? अस्थायी कानून। और इसको स्थायी कानून बनाने के लिए जब संसद 70 में आती है तो वहां से इसको पास करवाना होता है, तभी ये स्थायी कानून बनता है, वरना ये अस्थायी कानून होता है, समाप्त हो जाता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। अध्यादेश जारी कब करता है? जब संसद 70 में ना हो और ये अस्थायी कानून होता है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 143 के आधार पर, किसके आधार पर? आर्टिकल 143 के आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से क्या ले सकता है? मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। कौन? राष्ट्रपति।
लेकिन यहां पर राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। वो सलाह अच्छी लगती है तो मान भी लेगा, और सलाह यदि अच्छी नहीं लगे तो वो नहीं मानता। ऐसा कोई पाबंद नहीं है कि राष्ट्रपति उस सलाह को माने ही। तो आर्टिकल 143 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। आई बात समझ में? पॉइंट क्लियर हो गया कि क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं किसको, राष्ट्रपति को। पहले हमने बात की थी नियुक्ति संबंधी शक्तियां, उनमें हमने बात की थी प्रधानमंत्री हो गया, आपका कैग हो गया, चुनाव आयोग है, वित्त आयोग हो गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया। ये सभी शक्तियां किसको प्राप्त थी, फिर से देख लीजिए इनको। देखिए, ठीक है, यहां पर देखिए शक्तियां, महाभियोग की प्रक्रिया हो गई हमारी समाप्त। शक्तियों के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आती है आपकी शक्तियां, जिनमें पहली है नियुक्ति संबंधी शक्तियां। क्या है? नियुक्ति संबंधी शक्तियां। प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75(1) के तहत, कैग 148, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, आर्टिकल 155, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338B आर्टिकल के तहत इनकी सदस्यों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति आर्टिकल 280 के तहत, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति 315, चुनाव आयोग और महान्यायवादी, चुनाव आयोग 324 और महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत। अब यहां पर इसके बाद देखिए दूसरी है कि संसद के 70 को 17 अवसान, 17 हूत और लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 85 के तहत। इसके बाद आती है कि जो राष्ट्रपति वो संयुक्त बैठक बुला सकता है, किसके तहत? आर्टिकल 108 के तहत। लेकिन उस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को अनुमति आर्टिकल 109 के तहत। धन विधेयक पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की क्या है? अनुमति आवश्यक है। विधेयक पर कोई अनुमति देनी हो, आर्टिकल 111, 4 प्रकार की शक्ति प्राप्त है, उस पर साइन कर सकता है, मना कर सकता है, मना करेगा तो कारण देगा कि मैंने इस रीजन से मना किया था, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है या पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। इसके बाद आगे आपकी शक्तियां यहां पर देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत, जब संसद 70 में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, वो अस्थायी कानून बनता है, और उसको स्थायी कानून बनाने के लिए संसद जब 70 में आती है तो इसको पास कराना आवश्यक होता है। आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। तो ये क्या थी? कुछ शक्तियां थी जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। इनको नोट कर लीजिए। एक दो और है, मैं बताता हूं, पहले इनको नोट कीजिए। ठीक है, आगे समझ में यहां तक। इसके बाद देखिए क्षमादान की शक्ति, 8 नंबर है क्षमादान की शक्ति। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति। कोई भी है वो राष्ट्रपति जो उस सजा को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, मृत्युदंड को माफ कर सकता है और मार्शल लॉ को माफ कर सकता है। ये शक्ति किसके पास प्राप्त है? ये शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, क्षमादान की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। तो यहां पर हमने ये बात की शक्तियों के बारे में। सबसे पहले हमने आर्टिकल पढ़े 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वहीं से हमने शुरुआत की राष्ट्रपति को पढ़ने कि क्या क्या राष्ट्रपति से संबंधित पॉइंट बन सकते हैं, किस किस आर्टिकल में क्या क्या लिखा गया है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति जो है उस राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, तो वो कौन कौन सी शक्तियां हैं? नियुक्ति संबंधी शक्तियां हैं। उसके बाद हमने 8-10 और शक्तियां पढ़ी थी। ठीक है, अब बात आती है, नोट कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु जो है राष्ट्रपति से संबंधित। सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये प्रथम राष्ट्रपति थे। 2 बार ये राष्ट्रपति बने थे। कितनी बार बने थे? 2 बार। 2 बार ये राष्ट्रपति बने थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति। निर्विरोध कौन चुने गए थे? निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान रखना, नाम याद रखना है, नीलम संजीव रेड्डी। ये क्या थे? निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ध्यान रखना, ये ज्ञानी जैल सिंह जो थे उन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति वो थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। अब फिलहाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, इसके बाद बात करें रामनाथ कोविंद, जो पीछे राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद ये 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, इनका कार्यकाल जो था वो 2017 से 22 तक था। कब था? 2017 से 2022 तक रामनाथ कोविंद का कार्यकाल था। ठीक है, ये 14वें राष्ट्रपति थे। अब बात करें फिलहाल जो राष्ट्रपति है उनके बारे में, तो फिलहाल कौन है राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू क्या है? फिलहाल क्या है? राष्ट्रपति। आई बात समझ में? इनके बारे में बात करें, देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो 20 जून 1948 को हुआ था। कब हुआ था जन्म? 20 जून 1948 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर? मयूरभंज, उड़ीसा में। 1958 है। क्या है? 1958। 48 नहीं, 1958। 1958। ठीक है, 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर? मयूरभंज, उड़ीसा में। इनके बारे में बात करें तो इन्होंने शपथ ली थी 25 जुलाई। शपथ कब ली थी राष्ट्रपति पद की? 25 जुलाई 2022 को। 25 जुलाई 2022 को इन्होंने क्या ली थी? शपथ ली थी। ठीक है, इसके बाद बात करें, देखिए द्रौपदी मुर्मू के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी जो राष्ट्रपति है उनके बारे में। झारखंड की पहली महिला राष्ट्रपति है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल। झारखंड की ये पहली महिला राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति, ये जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि इस आज़ादी के बाद इनका जन्म हुआ था और आज़ादी के बाद ये पहली राष्ट्रपति है जो स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति। इसके साथ ही देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति, देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। ठीक है, अब यदि आपसे जनजाति पूछे तो किस जनजाति से बिलोंग करती है ये? संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति से ये क्या करती है? बिलोंग करती है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। क्या हमने पढ़ा?
यहां पर राष्ट्रपति जो पिछले राष्ट्रपति थे जिनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो हमने पढ़े कि जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। इसके साथ ही प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद जो 14वें थे 2017 से 2022 तक उनका कार्यकाल था। इसके बाद जो फिलहाल हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो इनका जो जन्म है वो 20 जून 1958 को हुआ था। कहने का मतलब स्वतंत्र भारत में हुआ था। तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले प्रथम राष्ट्रपति हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू। जन्म कहां पर हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में। शपथ ली थी 25 जुलाई 2022 को संविधान की रक्षा की, लोगों के कल्याण की। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी कौन? द्रौपदी मुर्मू। और स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम राष्ट्रपति और देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। किस जनजाति से संबंधित है? संथाल जनजाति से संबंधित है। तो यहां पर हमने बात की राष्ट्रपति के बारे में। जितने भी पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं वो सभी हमने यहां पर अच्छे से कवर कर लिए। कुछ आर्टिकल थे शुरुआत में, उसके बाद नियुक्ति पढ़ी हमने, शक्तियां पढ़ी। शक्तियों में जो नियुक्ति संबंधी शक्तियां थी वो पढ़ी। उसके बाद 8-10 और शक्तियां थी जो राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। और इन शक्तियों के साथ साथ जो भी आर्टिकल हमने पढ़े हैं, जो भी अनुच्छेद हमने पढ़े हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें, हमारा अगला टॉपिक आता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्या आता है? उपराष्ट्रपति। तो इस राष्ट्रपति को अच्छे से क्लियर कीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। धन्यवाद।